हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं मैथ के अति महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि शून्य से रिलेटेड है। अभाज्य संख्या, त्रिकोणीय संख्या, रामानुजन संख्या और भी जितने सारे जो भी संपूर्ण संख्या हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज का हम लोगों का फुल टॉपिक है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाएंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, आज मैथ से रिलेटेड टॉपिक बताने वाले हैं हम आपको। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक को। और शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर जुड़ेंगे, ताकि प्रत्येक बेल आइकन प्रेस कर ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले शुरुआत करते हैं शून्य से। शून्य की बात करें तो शून्य का अर्थ क्या होता है? खाली। खाली यानी सिफर इसे कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं? सिफर कहते हैं। ठीक है, सिफर कहते हैं। शून्य का अर्थ होता है खाली। शून्य की खोज आर्यभट्ट का देन है। ठीक है, शून्य जो है, जीरो जो है, क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। शून्य क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। शून्य जो है जोड़ का तत्समक है। शून्य क्या है? जोड़ का तत्समक है। शून्य जो है जोड़ का क्या है? तत्समक है। शून्य जोड़ का तत्समक है। ठीक है, तो शून्य क्या है? जोड़ का तत्समक है। आगे बढ़ते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य जो है, जीरो जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य का अर्थ होता है खाली। सिफर नाम से भी जानते हैं, खोज किए, आर्यभट्ट की देन है। ना तो शून्य पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जोड़ का तत्समक है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो जीरो। उदासीन संख्या कौन है? तो जीरो। ठीक है, सम संख्या जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। पूर्ण संख्या भी जीरो है। इसके बाद पूर्णांक भी शून्य है। पूर्णांक भी शून्य है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है? जीरो। जीरो एक वास्तविक संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्णांक संख्या है। जीरो परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरुआत होती है। गिनती की संख्या एक से शुरू होती है। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो, जीरो में जीरो से अगर भागा देंगे तो क्या बचेगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, अगर जीरो में जीरो से अगर गुना करते हैं तो क्या बचेगा? इन्फिनिटिव। और हाँ, इसके बाद जीरो में अगर नीचे कोई संख्या है, जीरो को छोड़कर कोई संख्या है, कोई संख्या है, तो क्या आएगा परिणाम इसका? जीरो। अगर ऊपर में कोई संख्या है, जीरो को छोड़कर कोई संख्या है और नीचे बटा मतलब भाग देना है जीरो से, तो क्या आएगा इसका आंसर? इन्फिनिटिव। संख्या जीरो में संख्या, कोई संख्या है, जीरो को छोड़कर कोई संख्या है, अगर उसमें जीरो से गुना करते हैं तो क्या परिणाम आएगा? जीरो। और जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? एक। जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है? एक। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है जीरो को छोड़कर और उसका पावर जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? एक होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो फिर से अब शून्य के बारे में बात कर लेते हैं। शून्य को अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। आपको ये दोबारा बता रहे हैं तो आपको रिवाइज भी हो रहा है, याद भी जल्द होगा। सिफर का अर्थ होता है खाली। जीरो जो है भारत की देन है। इसके खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट। जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो एक सम संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? जीरो।
प्राकृत संख्या जीरो नहीं है। ठीक है, जीरो एक वास्तविक संख्या है, जीरो एक पूर्णांक है, जीरो परिमेय संख्या है, जीरो जोड़ का तत्समक है। ठीक है, अगर एक्स के पावर एक्स बराबर यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्स के पावर अगर शून्य है तो इसका मान कितना आएगा, एक आएगा। अगर जीरो एक अर्थहीन है, जीरो में कोई संख्या से गुना करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में बटा कोई संख्या जीरो को छोड़कर हो तो इसका उत्तर जीरो आएगा। ये हमने आपको बताया अभी ऊपर में। जीरो गुणात्मक विलोम नहीं होता है, जीरो का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। ठीक है, जीरो का गुणात्मक विलोम नहीं होता है। जोड़ का तत्समक है जीरो। जितना हम अगर मान ले जाए एक है, एक में अगर जीरो जोड़ेंगे तो कितना परिणाम आएगा, एक ही ना आएगा। अगर पाँच है, पाँच प्लस जीरो करेंगे तो परिणाम कितना आएगा, पाँच ही आएगा। तो जितना है उतने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब आ जाते हैं एक की बात करते हैं। एक की बात करें तो गिनती की प्रारंभिक संख्या एक है। गिनती की प्रारंभिक संख्या कितना है, एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, एक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, एक है। एक जो है विषम संख्या है। एक क्या है, तो एक जो है विषम संख्या है। ठीक है, एक जो है विषम संख्या है, गुना का तत्समक है। गुना का क्या है, तत्समक है। मान लीजिए अगर हम एक में एक से गुना करते हैं तो क्या आता है, एक। दो में अगर एक से गुना करते हैं तो दो ही आता है। तीन में अगर एक से गुना करते हैं तो एक ही आता है, तीन ही आता है। तो एक से अगर गुने कर की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी में। तो एक क्या है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक जो है पूर्ण संख्या है। एक क्या है, पूर्ण संख्या है। एक जो है प्राकृत संख्या भी है। तो सबसे एक जो है पूर्ण संख्या है, एक है प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या भी एक है, वास्तविक संख्या भी एक है। ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या भी एक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं दो की बात करते हैं। दो की बात करें, दो की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया का इकलौता सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए दो एक सम संख्या है, दो एक पूर्ण संख्या है, दो एक पूर्णांक संख्या है, दो एक प्राकृत संख्या है। ये सब गाइड करते जाएंगे आप। दो एक परिमेय संख्या है, दो एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ तक समझते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पाई का मान। पाई पाई एक अपरिमेय है। पाई अगर पूछता है आपके एग्जाम में, ये सब पूछा गया प्रश्न है, छोटा छोटा बात है, आपका पूछा गया है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह जो है ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और इसका जो मान होता है, मान इसका तीन गो होता है। तीन गो कौन कौन होता है, देखिए। पहला हो जाता है 22/7, दूसरा हो जाता है 3.14, तीसरा हो जाता है 355, 355, 355/113। ठीक है, तो ये जो तीनों मान है ना, ये परिमेय संख्या है। तो अगर आपसे पूछता है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई का जो मान है वह परिमेय संख्या है। पाई पाई क्या है, तो वृत्त की परिधि बटा व्यास है। वृत्त की परिधि बटा व्यास है। ठीक है, चलिए नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये आपका पूछा गया प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। और दो परिमेय
दो संख्याओं के बीच अपरिमेय भी अनंत ही होता है। दोनों उत्तर सही है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं ई बराबर, इसको ई को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हिंदी में इसका नाम है चरघातांकीय नियतांक। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो ये क्या है? तो ये जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जो है यह अपरिमेय है। ठीक है। और इसका मान 2.7128। इसका ऐसे याद कर सकते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का अगर मान पूछता है तो कितना होता है? 2.7128। ठीक है। और इसका मान क्या होता है? परिमेय। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या होता है? अपरिमेय। और इसका मान जो 2.7128 जो होता है यह क्या है? परिमेय। तो ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं। फिर से एक बार पुनः जीरो का रिवाइज कर लेते हैं। जीरो यानी खाली सिफर होता है। पहली सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, सम संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है। तो परिमेय है तो अपरिमेय तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या है लेकिन काल्पनिक नहीं है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। जीरो उदासीन है, जोड़ का तत्समक जीरो होता है। ठीक है। एक जो है गिनती की प्रारंभिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, गुणा का तत्समक है, पूर्ण संख्या है एक, पूर्णांक है एक, परिमेय है एक, वास्तविक है एक। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी कौन है? एक है। चलिए दो की बात कर लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या दो है, इकलौता समअभाज्य संख्या दो है। पहली धनात्मक संख्या दो है, प्रकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, वास्तविक है। पाई क्या है? तो पाई वृत्त की परिधि अनुपात वृत्त का व्यास है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास है। ठीक है। ध्यान रखेंगे, पाई का जो वैल्यू है 22/7, 3.14, 355/113। चिन्ह क्या है? अपरिमेय, हमने आपको अभी बताया। मान क्या होता है? इसका जो मान होता है परिमेय होता है। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट चरघातांकीय नियतांक, चिन्ह क्या होता है? तो चिन्ह अपरिमेय, इसका वैल्यू मान जो होता है परिमेय होता है। ठीक है। अब बात करते हैं संख्या की। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? तो अनरूट के अंदर माइनस होता है और इसे अगर बाहर निकालेंगे तो आई से सूचित करते हैं। आई यानी आयोटा। आई यानी क्या होता है? आयोटा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आई यानी क्या होता है? आयोटा। ठीक है। तो रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। पहले एक काल्पनिक संख्या देख लेते हैं। तो रूट के भीतर माइनस होगा। ठीक है। अगर -√3 है तो √3i बाहर निकाल सकते हैं। आई को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि आयोटा किनके नाम से, किस वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। अगर नहीं जवाब देते हैं तो हम ज़रूर आपको कमेंट में जवाब देंगे। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और दूसरा अपरिमेय। रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है। तो परिमेय जो होती है P/Q के फॉर्म में होती है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। दशमलव के बाद अगर अंक स्थिर है तो परिमेय संख्या होगा।
और अपरिमेय क्या होता है? जिसका पूरा पूरा मूल ना निकले वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे √2 है, इसका तो पूरा पूरा मूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 होगा तो इसका तो रूट निकल जाएगा, मान 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय। लेकिन √2 का तो मान नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो जिसका पूरा पूरा मूल ना निकले वही अपरिमेय होता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद अगर अंकों का स्थान लिमिट ना हो तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, पाई क्या है? तो पाई है अपरिमेय है। यानी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या है? अपरिमेय है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? परिमेय में अगर अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें अगर परिमेय आकर के मतलब घटता है, सटता यानी गुना होता है, भाग हो आके सटता है, तो वो सब क्या में बदल जाएगा? अपरिमेय में बदल जाएगा। तो यहाँ एक ट्रिक है, परिमेय में परिमेय में परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय जुटे, घटे, सट्टे, बट्टे, जुटे यानी जोड़, घटे यानी घटाव, सट्टे यानी गुना, बट्टे यानी भाग। ठीक है, तो अगर परिमेय में अपरिमेय जुट्टे, घट्टे, सट्टे, बट्टे तो क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो π/2 है तो क्या हो गया? अपरिमेय। तो 3 + √2 है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। 2 - √3 है तो अपरिमेय। 2/π है तो अपरिमेय। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है आपको। आगे बात कर लेते हैं, रेकरिंग वाली जो संख्या होती है ना, वह परिमेय संख्या होती है। रेकरिंग वाली संख्या जो होती है वह क्या होती है? रेकरिंग वाली संख्या परिमेय होती है, यानी रेशनल नंबर होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें यानी ऋण संख्या, अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अभाज्य संख्या की, तो अभाज्य संख्या जो है ना कटे किसी और से, मतलब एक तो एक से कटे और इसके अलावे खुद से कटे। एक से कटे और खुद से कटे, इसका दो ही को मान होता है। एक से कटे या स्वयं से कटे, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 है तो एक से कट रही है और 2 खुद से स्वयं से कट रही है। 3 है, एक से कट रही है, स्वयं 3 से कट रही है। 5 है, एक से कट रही है, स्वयं 5 से कट रही है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, प्राइम नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या जिसे यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर कहते हैं, अगर कट जाए किसी और से, मतलब एक के और स्वयं के अलावे किसी और से कट जाती है, एक से कटे, स्वयं से कटे और इसके अलावे किसी और से कट जाती है, तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में 4 ले लिए, तो 4 जो है एक से भी कट रही है, 4 जो है 2 से भी कट रही है और इसके बाद 4 खुद से कट रही है। 6 जो है एक से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है। तो ये एक से 2 से अधिक हो गई, तो एक से और स्वयं से उसके अलावे किसी और से कट जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। ठीक है, दुनिया का इकलौता सम अभाज्य संख्या जो कि कौन है? 2 है। 2 के अलावे सभी अभाज्य संख्याएं कौन है? विषम संख्या होगी। 2 के अलावे अगर कोई भी और संख्या होती है, जितना भी संख्या है विषम संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या है सब क्या है? विषम संख्या में है, विषम में है। ठीक है, लेकिन केवल 2 है जो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या है। 100 तक में 25 अभाज्य संख्या हैं। अगर आपसे प्रश्न में बनता है कि बताएंगे 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या के भाजकों की संख्या केवल 2 गो होती है। हम बोले अभी कि एक से कटे और स्वयं से कटे, तो केवल 2 गो होती है। भाज्य या अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है। तो एक के बारे में हमने आपको बताया था कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है। 100 तक में 74 भाज्य संख्याएं हैं। 100 तक में कितनी भाज्य संख्याएं हैं? तो 100 तक में
74 भाज्य संख्याएं हैं। आपको यहाँ तक याद हो रहा है ना? याद ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। भाज्य संख्या के भाजकों की संख्या 2 से अधिक होती है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे, एक से कट रही है, 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, तो 2 से तो अधिक है ना, 2 से अधिक से कट रही है ना, तो ये कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है। अब आते हैं रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसे दो अलग अलग घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामानुजन संख्या किसे कहते हैं, तो यह रामानुजन संख्या कौन सी है? ठीक है, तो वैसी संख्या तो ध्यान रखेंगे, रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे दो अलग अलग घनों के योगफल करके, दो, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग घनों के योगफल करके, दो अलग अलग घनों के योगफल करके रामानुजन संख्या अलग अलग के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। श्रीनिवास रामानुजम इनका पूरा नाम था। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। ठीक है। और ये रामानुजन संख्या कितना है? तो 1729। 1729 क्या है? रामानुजन संख्या है। इसे दो अलग अलग घनों का योगफल करके लिखा जा सकता है। हम आपको बताएंगे। गणित के जादूगर कहलाते हैं कौन? तो गणित के जादूगर कहलाते हैं श्रीनिवास अयंगर रामानुजन। गणित के जादूगर कहलाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को। ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। रामानुजन जो कि खोजकर्ता थे, 1729 नंबर है। तो ये कौन कौन सा दो घन है? तो देखिए, अगर आप इसे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो आपका संख्या आता है 1729। अगर आप 10 का भी क्यूब करते हैं और 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं तो आपका आता है 1729। तो आया ना? दो अलग अलग घनों के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं लिखा गया? यहाँ लिखा गया। तो ध्यान रखेंगे, रामानुजन संख्या 1729, इसे दो अलग अलग घनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा 1729। 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब तो 1729 आ जाएगा। ठीक है। गणित की जादूगरनी अगर पूछ देता है तो गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? गणित की जादूगरनी कौन कहलाती है? शकुंतला देवी। इन्हें क्या कहा जाता है? मानव कंप्यूटर के उपनाम से भी जाना जाता है। मानव कंप्यूटर के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेंगे। और हाँ, 1729 जो संख्या है ना, इसे क्या कहते हैं? तो 1729 को क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। रामानुजन संख्या कहते हैं। दूसरा, इसे टैक्सी संख्या भी कहते हैं। टैक्सी संख्या भी कहते हैं। और इसे हार्डी रामानुजन संख्या भी कहते हैं। ये आपके नए प्रश्न में बन सकते हैं। इसका अन्य नाम, पहले केवल रामानुजन संख्या ही कहा जाता था, पूछता था, लेकिन अब आपको और अगर डिटेल में पूछा जाए तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। रामानुजन संख्या, टैक्सी संख्या, हार्डी रामानुजन संख्या। ठीक है, ये क्यूब से आपके प्रश्न बन सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ एक प्रश्न है, 10 का पावर रूट के अंदर x है और प्लस 9 का पावर रूट के अंदर x है बराबर 1729। इसके बाद x के बराबर क्या मान रखेंगे कि ये आ जाएगा 1729 के बराबर, तो यहाँ x बराबर 9 रख देंगे।
ठीक है। और फिर एक और प्रश्न है यहाँ पे, 10 के पावर अंडर रूट 3 के घात में है, ठीक है, प्लस 9 के रूट 3 के घात में है। तो x बराबर यहाँ क्या रखेंगे, तो x बराबर 27 रखेंगे, तब जाकर इसका 1729 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अगर आपसे पूछता है 1 से 100 तक में या फिर 100 तक में 100 तक में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है, कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो ये तो आपको उत्तर जान लीजिए कितना है। 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या तो 8 है, 8 है। अब 8 कौन कौन सा है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। और ये जुड़वा अभाज्य संख्या और उसमें भी अंतर केवल 2 का ही होना चाहिए, अंतर 2 का। और 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितना है, 8 है, और उसका अंतर भी 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, 19 है, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, सब में 2-2 का आपको अंतर दिख रहा होगा, ठीक है, 2-2 का अंतर दिख रहा होगा। तो 100 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी संख्या एक जिसका अंतर 2 हो। तो 100 तक में कितना जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो 100 तक में 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है। कौन कौन है, तो पहला हो जाता है 3 है, 3 और 5 1 हो गया, 5 और 7 2 हो गया, 11 और 13 3 हो गया, उसके बाद 17 और 29 हो गया, 17 19 हो गया, ठीक है। इसके बाद 29 31 हो गया, उसके बाद 41 43 हो गया, इसके बाद 59 61 हो गया, उसके बाद लास्ट है 71 73 हो गया, ठीक है। तो इतना 100 तक में अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या है जिसकी अंतर 2 है, ठीक है, आपसे एग्जाम में बन सकता है। चलिए अब आ जाते हैं संपूर्ण संख्या की बात करते हैं, कंप्लीट नंबर की बात करते हैं। कंप्लीट नंबर की बात करें तो वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल क्या होता है, उस संख्या का दुगना हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल उस संख्या के दुगना हो, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। 100 तक में कितनी संपूर्ण संख्याएं हैं, तो 100 तक में 2 गो संपूर्ण संख्याएं हैं। कौन कौन है, तो पहला 6 है, देखिए 6 का इसे गुणनखंड मतलब तोड़ते हैं इससे, तो 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। अब ये सबको जोड़ देंगे तो इसका दुगना आ गया, तो यहाँ वही तो लिखा है, वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल उस संख्या का दुगना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा 28 का भाजक, 1 है, 2 से 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, इन सबको जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। क्या इसका ये दुगना नहीं है तो बस यही संपूर्ण संख्या 100 तक में 2 है, वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल संख्या का दोगुना हो। तो ध्यान रखेंगे संपूर्ण संख्या हो सके आप समझ चुके होंगे। और हाँ, इसी संपूर्ण संख्या में अगर आपसे पूछता है कि संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का हमें योगफल कितना होता है, तो संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है हमेशा, तो ये आप व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है, हमेशा 2 उत्तर आप हमेशा मार लीजिएगा। तो संपूर्ण संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होता है, 2 होता है हमेशा। ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमने आपको बता दिया, 0 में गुना 0 से करेंगे,
तो कितना आ जाएगा, जीरो में गुना जीरो से करेंगे तो इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। जीरो में जीरो, जीरो बटे जीरो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। ये थोड़ा सा विवादित है, छोड़िए इसको, हमने आपको ऊपर में भी बता दिया है। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ देख सकते हैं रूट का मान कम से कम 10 तक तो याद ही होना चाहिए, कम से कम 10 तक याद होना चाहिए। रूट एक का मान कितना होगा, एक। रूट दो का मान कितना हो जाएगा, रूट दो का मान कितना हो जाएगा, 1.414। रूट थ्री का मान कितना हो जाएगा, 1.732। रूट पाँच का कितना हो जाएगा मान, तो 2.236। ठीक है, रूट छः का मान कितना हो जाएगा, 2.449। ठीक है, रूट सात का मान की बात करें तो रूट सात का मान कितना हो जाएगा, 2.645। रूट आठ का मान कितना हो जाएगा, 2.828। रूट दस का मान कितना हो जाएगा, रूट दस का मान हो जाएगा 3.16। तो आपको इतना तक याद ही होगा और याद करना भी चाहिए। और हाँ, वर्ग वर्गमूल हम आपको कम से कम 1 से 40 तक हम आपको बता देंगे, एक वीडियो लेकर के आएंगे। और घनमूल के लिए 1 से 20 तक के लिए लेके चले आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं, 1 से 50 तक के गिनती में लिखने पर कितनी अंकों की ज़रूरत होती है। 1 से 50 तक में गिनती लिखने पर कितनी अंकों की ज़रूरत होती है, तो दुगना करके 9 घटा देंगे। ठीक है, दुगना करके 9 घटा देंगे। 1 से 50 तक में लिखने पर कितने अंकों की ज़रूरत पड़ती है, तो दुगना करके, अब 50 पूछा है तो दुगना कर दीजिए, 100 माइनस 9 कर दीजिए, आ गया 91। 1 से 60 तक में पूछता है, दुगना करके माइनस 9 कर दीजिए। 1 से 40 तक में पूछता है, दुगना करके माइनस 9 कर दीजिए। 1 से 70 तक दुगना करके 9 माइनस कर दीजिए। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये तो हमने आपको बताया ही। प्राकृत संख्या की बात करते हैं, नेचुरल संख्या। नेचुरल संख्या नंबर से सूचित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। पूर्ण संख्या की बात करें, वोल नंबर, जो कि 0 से शुरुआत होती है। ठीक है, इसे सूचित W से करते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक क्या है, इंटीग्रेटर्स क्या है, तो यह सम या विषम पूर्णांक है, दशमलव नहीं है, बट्टा में नहीं होता है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण है, परिमेय है, वास्तविक है, पॉजिटिव निगेटिव है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं त्रिकोणीय संख्या की। त्रिकोणीय संख्या की बात करें तो ट्रायंगुलर नंबर, ये आपके बिहार कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्या, ट्रायंगुलर नंबर की बात करें तो कोई भी दो लगातार संख्या के गुणनफल में 2 से भाग देने पर, कोई भी दो लगातार, मान लीजिए कोई भी दो लगातार संख्या है, उसमें 2 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। त्रिकोणीय संख्या को त्रिभुजीय संख्या भी कहते हैं। त्रिकोणीय संख्या को त्रिभुजीय संख्या भी कहते हैं। इससे त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिकोणीय संख्या से त्रिभुज का निर्माण होता है। कोई भी दो संख्या को गुना करते हैं, 0 गुना, कोई भी दो लगातार संख्या को गुना करके 2 से भाग देंगे तो वह त्रिकोणीय संख्या होती है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है आपके, यहाँ तक देख लीजिएगा, और भी आगे हो सकता है लगातार। दो गो त्रिकोणीय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो एक वर्ग प्राप्त होता है। जैसे देखिए 0 और 1 जोड़ देते हैं तो 1 का वर्ग होता है। 1 और 3 जोड़ते हैं तो 4 आता है, 2 का वर्ग होता है। तो कोई भी दो त्रिकोणीय संख्या को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या का एवरेज क्या होगा। तो प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या कौन कौन है, तो पहला तो 0 है,
दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, चौथा 6 है, पाँचवा 10 है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, पहला 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 3 है, चौथा 6 है, पाँचवा 10 है। आप ऐसे ही करके और आगे तक भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 11 × 12, 11 × 12 बटा 2, 2 से 11 छक्का 66 यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो 5 त्रिकोणीय संख्या का एवरेज, तो ये सबको जोड़ दीजिए, 10 6 16 3 19 1 20, 20 और संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भागा दे दीजिए, एवरेज में तो यही काम करते हैं। आंसर इज 4। ठीक है। प्रश्न है 1 + 3 + 6 + ... n × n+1/2 का योग क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है n × n+1 × n+2n+1/6। ठीक है। नहीं, यहाँ देख सकते हैं त्रिकोणीय संख्या का योगफल अगर पूछता है तो n × n+1 × n+2 × 6/6। ठीक है। ये सब आपका दिया गया है, यहाँ बनाया गया है, ये आप गहनता से देखेंगे, नोट्स इसका बना लेंगे। हमने स्पीड में थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रखा है, तो यह दिखेगा आपको, समझ में आएगा, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो दिखेगा। त्रिकोणीय संख्या हमने आपको बताया त्रिभुजीय संख्या है, कोई भी दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल में 2 से भाग देने पर प्राप्त संख्या त्रिकोणीय संख्या कहलाती है। n भी त्रिकोणीय संख्या n × n+1/2 होता है। ठीक है। कोई भी दो लगातार त्रिकोणीय संख्या का योगफल एक पूर्ण वर्ग होता है, यह हमने आपको ऊपर में बताया था। n त्रिकोणीय संख्या का योगफल अभी बताएं n × n+1 × n+2/6। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे त्रिकोणीय संख्या, तो ध्यान रखेंगे n भी त्रिकोणीय संख्या n × n+1/2। ठीक है। प्रथम त्रिकोणीय संख्या का योगफल कितना होता है n × n+1 × n+2/6। ठीक है। ये आपका बनाया गया प्रश्न है। प्रथम 10 त्रिकोणीय संख्या का योगफल ज्ञात करें, तो n का मान कितना है 10, n × 1 11, n × n+2 12/6। ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए हम आपसे बोले थे ना, बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2020 में, n1 + 3 + 6 + 10 + 15 + ... n × n+1/2 का मान बताइए। तो n × n+1 × n+2/6। ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिफिशियंसी नंबर, वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल संख्या का दुगना से कम होता है, उसे डिफिशियंसी नंबर कहते हैं। दुगना से कम होता है। डिफिशियंसी नंबर वैसी संख्या जिसके सभी भाजकों का योगफल संख्या के दुगना से कम होता है, उसे डिफिशियंसी नंबर कहते हैं। एक क्या है, एक यूनिवर्सल नंबर है, सार्वत्रिक भाजक सार्वभौमिक भाजक होता है। ठीक है। 12 का प्रॉपर डिवाइजर यथार्थ भाजक क्या होता है, तो यथार्थ भाजक हमने आपको बताया था। यथार्थ भाजक तो स्वयं को छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे, बाकी को देख लेंगे कितना है 1 2 3 4 5, 5 इसका उत्तर आ जाएगा। यथार्थ भाजक में स्वयं वाला को छोड़ देंगे। अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। पहली अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है। 1 से 25 तक में 9 गो अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 15 गो अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या है। ठीक है। 3 5 7 3 लगातार विषम संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है। 3 5 7 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो 1 से 100 तक में 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17 19 23 29 31
37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 25 को हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है। जुड़वा आभाज्य संख्या की बात करें, ट्विंस प्राइम नंबर, अंग्रेजी में इसे ट्विंस प्राइम नंबर 1 से 100 तक में 8 गो है ट्विंस प्राइम नंबर। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर हमेशा 2 होता है। 1 से 100 तक में 8 जुड़वा अभाज्य संख्या है। पहला 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73। ठीक है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हमने आपको रामानुजन संख्या बताया। रामानुजन संख्या को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, गणित के जादूगर। ठीक है। परिमेय संख्या हमने आपको बताया जिसका भिन्न हमेशा हर 0 ना हो, यह P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q का मसा 1 होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जो संख्या परिमेय नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसका पूरा पूरा मूल ना निकलता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। √2 √3 2 √7 अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। यदि अंकों के बाद दशमलव का स्थान निश्चित ना हो तो वह अपरिमेय कहलाता है। ठीक है। दशमलव के बाद अंकों का स्थान निश्चित हो तो वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। रेकरिंग वाली संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है। परिमेय में जुट्टे घट्टे सट्टे बट्टे वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इसका यहाँ बता दिए हैं। परिमेय में जुट्टे घट्टे सट्टे बट्टे तो अपरिमेय आकर सट्टा तो वह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत? तो ध्यान रखेंगे, हमने आपको बताने का प्रयास किया है और आप इसे हो सके ध्यान से सुने होंगे, गौर से। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से मैथ से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे हमने आपको बताने का प्रयास किया। ये छोटा सा बेसिक पॉइंट थी ये सब मैथ का, तो हमने बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा। और हाँ, कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएंगे आपको यह वीडियोज कैसा लगता है। तो आज का सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।